धान की फसल खराब होने से पाकुड़ के किसान परेशान हैं। एक तो समय पर बारिश नहीं होने से धान की रोपनी कम हुई है, दूसरी देर से बारिश होने के कारण धान का पौधा विकसित नहीं हो पाया। इसका नतीजा हुआ कि पैदावार में भारी कमी आ गई है, जिससे किसानों के सामने पेट पालने की भी समस्या पैदा हो गई है और किसान पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में जब केंद्रीय टीम ने पाकुड़ का दौरा किया तो किसान को एक उम्मीद जगी कि सरकार किसानों को सुविधा और सहायता मुहैया करवाएगी, जिससे शायद उन्हें राहत मिल सके। सब धान ही नहीं लगा पाए हैं, सब धान जो लगाया था वो भी मर गया और आदमी गांव में भी नहीं है, सब बर्दमन भाग गया। जो आदमी मार जाता है उसको दफने के लिए भी आदमी नहीं जुटता है। बहुत दिक्कत में पड़ गए हैं, क्या करेंगे, मजबूर में 2-3 जार आदमी से दफना पड़ता है। रबी फसल लगाने के लिए भी किसान के पास रुपया नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। कारण है कि यहाँ वर्षा नहीं हुआ है, एकदम कम। जो लागत लगाए थे डीएपी यूरिया धान के लिए, उसमें कुछ फायदा ही नहीं हुआ। नहीं होने के कारण यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं। करीब जो नॉर्मल सीजन से 1.5 महीना लेट लगा, जिसके कारण जो है प्लांट का जो ग्रोथ था वो बहुत कम हुआ और बाद में पानी की कमी के कारण जो पूरे जो औसतन जिले की 50% बारिश कम हुई, जिसके कारण फसल जो है जो फ्लावरिंग में वो पानी की कमी हो गई, जिसके कारण उत्पादन में काफ़ी प्रभाव पड़ा और काफ़ी एरिया रकबा जो है वो सूख गया। उधर धान की सरकारी खरीदी केंद्रों की संख्या में कमी की वजह से बोकारो के किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले देरी से कम बारिश की वजह से धान की पैदावार में कमी आई और फिर जिले में महज 8 खरीदी केंद्र खुलने से किसानों को अब बाहरी खरीदारों के भरोसे रहना पड़ रहा है। जिला सहकारिता पदाधिकारी राकेश कुमार ने किसानों की शिकायत को जायज ठहराया है, जबकि डीसी ने किसानों की समस्याओं को सुलझाने का भरोसा दिलाया है। हुआ है, लेकिन बेचने के लिए हम लोग को 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहाँ एगो केंद्र खुला है, तो हम लोग धान वहाँ ले जाने के में बहुत असुविधा हो रहा है, कैसे ले जाएंगे। थोड़ा सा ये हम लोग को कहीं कहीं से इस तरह से मिल रही है कि चूंकि हर ब्लॉक में एक ही क्रय केंद्र बना हुआ है, तो किसानों को थोड़ा दूरी बढ़ जा रही है। इस पर हम लोग देख रहे हैं, डीएलसीसी की बैठक में रखेंगे इस पर डीसी साहब का समक्ष, इस पर क्या किया सकता है। चूंकि एक ब्लॉक में एक ही क्रय केंद्र करने का था प्रोविजन, निर्देश आया था ऊपर से, इसीलिए ऐसा हुआ था कि एक ही क्रय केंद्र स्थापित किया गया था। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से मदरसों का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस साल भी आलिम और फाजिल यानी बीए और एमए की परीक्षा जैक आयोजित कर रहा है, जबकि जैक को सिर्फ इंटरमीडिएट तक की परीक्षा लेने का अधिकार है। ऐसे में इन छात्रों की डिग्री बेकार हो जाती है। जैक ने विभाग से पहले भी आग्रह किया था कि ये परीक्षाएं यूनिवर्सिटी की ओर से संचालित हों, लेकिन यूनिवर्सिटी ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में अब एक बार फिर से जैक इन परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है। मदरसा का एफिलिएशन, वो समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि पूरे मदरसा हमारे यहाँ से एफिलिएटेड नहीं होगा। जो उसके कोर्स चल रहे हैं आलिम फाजिल, उसका होगा, उसमें भी वो नॉर्म्स को यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होगा तभी वो लेगा। तो यही समस्या अभी है, इस पर हम लोग उच्च स्तरीय विचार कर रहे हैं कि इस पर क्या किया जाए। हमने ये सोचा था कि आलिम और फाजिल, चूंकि आलिम इक्विवेलेंट टू बीए है और फाजिल इक्विवेलेंट टू एमए है, तो स्वाभाविक रूप से बीए और एमए की डिग्री विश्वविद्यालय के द्वारा दी जानी चाहिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए हमने बार बार ये आग्रह किया था राज्य सरकार से कि इसको विश्वविद्यालय को दे दिया जाए। अब विश्वविद्यालय अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही है और उन लोगों ने हमको कहा है कि इस बार परीक्षा लीजिए, तो हम परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। उधर रांची में उच्च शिक्षा विभाग आगामी 10 जनवरी को स्किल समिट के दौरान 12,000 युवक युवतियों को नौकरी देगा। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक दिनेश प्रसाद ने बताया कि 10 जनवरी को स्किल समिट के लिए सभी विभागों को टारगेट दिया गया था, जिसके तहत उच्च शिक्षा से जुड़ी बड़ी कंपनियां 10 जनवरी को खेलगांव आएंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए ये अच्छा मौका है, जिसे उन्हें हरगिज गंवाना नहीं चाहिए। मैंने रोजगार मेला लगाया था, जो मैंने प्लेसमेंट ड्राइव चलाया, ये विभिन्न जिलों में चलाया, करीब करीब हर जगह दूरस्थ, आपके पलामू में, सिमडेगा में, खूंटी में,
चाईबासा में, साहेबगंज में, देवघर, दुमका, विभिन्न जिलों में मैंने कराया। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं वहाँ ले गया, तो वहाँ के बच्चों को रोजगार मिला। अब उस दौरान जो बच्चे छूट गए हैं, मेरा अनुरोध है कि एक उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। और जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। राजधानी रांची के विभिन्न केंद्रों पर होने वाली मुख्य परीक्षा को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य परीक्षा के लिए जेपीएससी द्वारा पीटी परीक्षा में 34,634 छात्रों को सफल घोषित किए जाने के बाद आयोग ने 13 अगस्त से 14 सितंबर तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगा था, जिसमें करीब 27,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 326 पदों के लिए चल रही ये नियुक्ति प्रक्रिया 2016 से चल रही है, जो काफी विवादों में रही है। आयोग के द्वारा 3 बार मुख्य परीक्षा की तारीख की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। केंद्र सरकार का सरकारी उपक्रम में एचईसी में 8 और 9 जनवरी को हड़ताल होगी। वेतन पुनरीक्षण के अलावा कई अन्य मांगों को लेकर एचईसी के कर्मी हड़ताल करेंगे। अन्य मांगों में सीनियर सप्लाई कामगारों का स्थायीकरण, समान काम के लिए समान वेतन और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ हड़ताल बुलाई गई है। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री राणा संग्राम सिंह ने 5 अन्य श्रमिक संगठनों के साथ बैठक की। हड़ताल को सफल बनाने के लिए नुक्कड़ नाटक करने का फैसला भी लिया गया है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में इनाम की रकम एक बड़ा सफल हथियार बन रहा है। सरकार की आत्मसमर्पण की नीति के चलते बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों के ऊपर इनाम नक्सल उन्मूलन के अभियान में राज्य पुलिस के लिए एक सफल हथियार साबित हो रहा है। राज्य पुलिस ने इस हथियार की मदद से कई बड़े नक्सलियों को धर दबोचा है, तो कई को मार गिराया है। वही कई नक्सली इनाम की राशि पाने और एक बेहतर भविष्य की कामना को लेकर हथियार छोड़ समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी नियम के मुताबिक हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने वाले नक्सलियों को उनके ऊपर घोषित इनाम की राशि दे दी जाती है। इसमें सरकार का भी ये सोच है कि नक्सलियों के विरुद्ध रिवॉर्ड घोषित करने से एक तरफ आम जनता को प्रेरित किया जाता है कि वो सूचना दें नक्सलियों के बारे में और उस रिवॉर्ड के वो भागी बने, और दूसरी तरफ सरकार की एक काफ़ी अहम नीति है, जो अगर नक्सली जिस लेवल का शीर्ष लेवल का है उसके अनुरूप उस पर रिवॉर्ड अनाउंस किया जाता है, और यदि वो सरेंडर करता है तो वो रिवॉर्ड का पैसा भी उसको अन्य सुविधाओं के साथ उसी को दिया जाता है, प्रेरित करने के लिए, ताकि नक्सली आकर के समाज की मुख्य धारा में जुड़ें। नक्सलियों के खिलाफ राज्य पुलिस को हाल ही में कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। इस साल 2018 में लगभग 500 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जबकि साल 2017 में 566 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था और 46 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। 2016 में गिरफ्तार नक्सलियों की संख्या 495 थी, वहीं 35 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। साल 2018 में 26 नक्सलियों को मार गिराया गया। ऐसे में इनामी नक्सलियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 400 की जा रही है। सरकार की ये सोच है कि क्योंकि ये एक अच्छा टूल साबित हो रहा है, तो पहले जहां 200 नक्सलियों और अपराध कर्मियों के विरुद्ध रिवॉर्ड घोषित था, तो अब उसको बढ़ा करके उस संख्या को 400 किया जा रहा है। तो उसी क्रम में करीब 100 और शीर्ष नक्सलियों का जो एक्टिव हैं अभी, उनको जो प्रोसेस है डिफरेंट, वो उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए रिवॉर्ड अनाउंस करने की प्रक्रिया उस पर जारी है। जो सरकार के द्वारा फिक्स किया गया था, 400 का लिमिट फिक्स किया गया है, उसमें समय समय पर जो हम लोग को सूचना प्राप्त होती है उसके अनुसार हम लोग उस पर अपनी रिवाइज लिस्ट फिर भेजते हैं और क्रमवार उसमें सरकार उसको अनुमोदित करती है। तो प्रक्रिया है वो, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो 400 तक वो फिगर पहुंचनी चाहिए आने वाले समय। नए साल में नक्सल उन्मूलन को लेकर राज्य सरकार और पुलिस की ये पहल कितनी सफल होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन बीते सालों की उपलब्धियों को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनाम की राशि नक्सलियों के खिलाफ राज्य पुलिस की एक नई और सक्सेस वेपन बन गई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए मनोज की रिपोर्ट।